नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब जान गए, हम किसी तरह से मिट्टी की फर्टिलिटी को रिस्टोर करें और मिट्टी का फर्टिलिटी यानी मिट्टी के द्वारा जो फसल लगती है उस मिट्टी में उसको न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं, उसकी फर्टिलिटी कहते हैं। और उस जमीन से कितना ग्रेन उत्पादन हो पा रहा है ना, उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो ये इसको मेंटेन करने को ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। हमारा वो जमीन जितना उत्पादन दे पा रही है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मेंटेन रहे, इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो, मिट्टी खराब ना हो, पानी खराब ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखते उसे ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इस दिशा में जो स्टार्ट हुआ था काम 2007-8 में, तो 2007-8 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बना। इसी के अंतर्गत जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बना, इसका टोटल 8 मिशन बने थे और इस 8 मिशन में एक मिशन था नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर की दिशा में ये आज एक बड़ा मिशन बन चुका है। अब इसको ना अम्ब्रेला मिशन के रूप में देखा जाता है। तो ये बड़ा स्कीम है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। ये 2014-15 में अपना एक इंडिविजुअल अस्तित्व लाया और एक रिस्ट्रक्चर ढंग से इफेक्टिव हुआ। तो इसका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेड ऑपरेशनल फ्रॉम द 2014-15। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का उद्देश्य क्या है? तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का उद्देश्य था मोर प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, रिम्यूनरेटिव और क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर करना। अब एक एक जो बातें हैं ना उसको समझोगे तो आपको पता चलेगा। रिम्यूनरेटिव का मतलब क्या हुआ, जहां हम खेती कर रहे हैं ना वहां इतना तो कम से कम इनफ उत्पादन आए कि पैसा वसूल हो सके। हिंदी में अपने भाषा में उनको समझेंगे तो बड़ा आसान शब्द लगता है। रिम्यूनरेटिव का मतलब हुआ जितना लगाए हैं उतना वसूल लेना। और क्लाइमेट रेजिलेंट, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें जो बदलाव हो रहे हैं उसमें भी अपनी फसल टीक करके अपनी प्रोडक्शन लेवल मेंटेन करे, ऐसा फार्मिंग हमें करना है। यानी हमारी प्रोडक्शन लेवल ये जो हो रहा क्लाइमेट चेंज है ना उसमें ना बदले, उसमें ना गिरे, इस तरह से। और खास करके लोकेशन स्पेसिफिक आईएफएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। हर जगह जगह का अपना एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। अब आप किसी को पता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है? फार्मिंग सिस्टम का मतलब एक जगह के जो किसान हैं वो मोटे मोटे क्या कर रहे हैं, कुछ एरिया में फसल लगा रहे हैं, थोड़ा डेयरी कर रहे हैं, थोड़ा गोटरी कर रहे हैं। कई बार तो कई जगह में जैसे बंगाल तरफ जाओगे ना तो वो क्या करते हैं, कुछ अपने ज़मीन में धान लगाते हैं और कुछ वहाँ पे उनका तालाब है, वहाँ मछली पाल लेते हैं और वहाँ बतख पाल लेते हैं, उसके ऊपर में घर बना के वहाँ पे मुर्गी पाल लेते हैं। तो इस तरह से ना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हर जगह का अलग है। सरकार चाहती है कि जो किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करे, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन है। किसान हर तरह से ना इनकम पाने की कोशिश करे, केवल फसल पे डिपेंड ना करे, क्योंकि फसल ही लगाएगा तो फसल की बुआई करने के बाद वो बेला बैठा रहेगा तो इनकम कहाँ से आएगा? जबकि उसके साइड बाई डेयरी का, पिगरी का, गोटरी का दूसरे काम धंधे हैं तो उससे भी फायदा होगा। ऊपर से क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या होता है कि इसका चीज उसका, मतलब राइस का जो एक्स्ट्रा होगा वो जानवरों को खिला देंगे, डेयरी को एनिमल को, और डेयरी एनिमल का एक्सक्रीटा होगा वो फील्ड में डाल देंगे या मछलियों के दाने का काम आ जाएगा। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मेजर उद्देश्य था। साथ ही साथ इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मॉइस्चर कंजर्वेशन को काफ़ी जोर दिया गया। और मॉइस्चर कंजर्वेशन की ज़रूरत कहाँ पे पड़ता है? सूखे एरिया में, यानी ड्राई एरिया में। और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जहाँ पे होती है ना वहाँ पे मॉइस्चर कंजर्वेशन करना होता है। लेकिन पंजाब हरियाणा जैसी जगह में वहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मेजर मतलब हो गया है मिट्टी की हेल्थ को सुधारना, क्योंकि वहाँ सैलिनिटी ज़्यादा आ गया है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है।
इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करना, यानी पानी की कम से कम बूंदों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेना। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ओवरऑल गोल रखा गया है और टारगेट रखा गया ज़्यादातर रेन फेड एरिया को, रेन फेड के टेक्नोलॉजी को सुधार करने की दिशा को। यहाँ आपको बताऊंगा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ साथ में क्लाइमेट चेंज एडाप्शन मेजर को भी फोकस करता है। हर वो टेक्निक जो क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध में बनाया गया है उनको अपनाने पे जोर होता है। मेजर थफ्ट क्या है, तो रेन फेड एरिया में सुधार करना। और रेन फेड एरिया की परिभाषा क्या है, जहां पे मुख्य एक सिंपल डेफिनेशन क्या है रेन फेड एरिया का, तो जहां पे एग्रीकल्चर के लिए अलग से इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है और होंगे छोटे मोटे मात्रा में, लेकिन मुख्य तौर पे वहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना वो रेन डिपेंडेंट है, रेन फीडेड है, इसलिए उस एरिया को रेन फेड कहते हैं और वहाँ की एग्रीकल्चर को रेन फेड एग्रीकल्चर कहते हैं। जनरली आप यदि कोई भी स्टैंडर्ड किताब देखते हैं तो रेनफेड एरिया या रेनफेड एग्रीकल्चर का डेफिनेशन ये देखते हैं कि जहाँ पे 1150 या फिर 1200 मिलीमीटर से ज़्यादा की एनुअल रेनफॉल होती है ना, उस रीजन को रेनफेड एरिया में कहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ मायने करता है कि वहाँ का एग्रीकल्चर रेन फीडेड होना चाहिए, रेन डिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पे फोकस करते हैं वो पॉइंट को बताया। पहला पॉइंट क्या था, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। दूसरा था मिट्टी के हालात ठीक करना, उसकी सैलिनिटी और को दूर करना, वहाँ पे वाटर या मिट्टी को कंजर्व करना, ये मेजर उद्देश्य रखा जाता है। 2018-19 से नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको इंक्लूड कर दिया गया किसके साथ में, ये बड़ा स्कीम लाया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि उन्नति योजना। तो आज के तारीख में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, कृषि मंत्रालय का जो मेन स्कीम है जिसके दायरे में सब कुछ आता है ना, उस स्कीम का नाम क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि उन्नति योजना। कृषि उन्नति योजना है। तो अब इसको भी ला दिया गया क्योंकि सरकार कई बार क्या करती है ना, अलग अलग स्कीम जितने फितरे पड़े हैं कहीं पे भी बिखर के, उनको एक साथ में एक धारा में पिरोने की कोशिश करते हैं। उसी दिशा में नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल, तो यहाँ पे देखिए दो तरह के स्कीम रन होते हैं। ओवरऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरा होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, ये स्टेट के साथ शेयर होता है। याद है वो जो हमने बताया था 60-40 का, या हिल एरिया के लिए 90-10 का, तो वो उस तरह का जो भी इस दायरे में आता है ना, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जब भी आप देखें तो समझे कि वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलजुल के कर रहे हैं। और जब आपको शब्द दिखेगा सेंट्रल सेक्टर, तो कम्प्लीटली 100% सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फाइनेंस कर रही है, फंडेड कर रही है। तो यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आता है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। इसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके चलाते हैं। सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, इसके बाद है नेशनल बम्बू मिशन, उसके बाद सोयल हेल्थ मैनेजमेंट, उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, इसको भी हम लोग कल देखेंगे डिटेल में। उसके बाद है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होते हैं। तो यहाँ पे सोयल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, उसके बाद में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके बाद है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इनमें कई सारे इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। इंस्टीट्यूशन या प्रोग्राम दोनों हो सकते हैं, सेंट्रल सेक्टर या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। लेकिन इंस्टीट्यूशन जैसे आपको देखो ये क्या है, ये वाला यदि आप देखते हैं नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, ये तो एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑफिस है जो टेक केयर करती है नेशनल रेनफेड एरिया डेवलपमेंट को। दूसरा सोइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बाद है ये नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये कहाँ पे है, गाजियाबाद में ऑफिस है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका काम है सर्टिफिकेट देना। एक और है सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये भी इंस्टीट्यूशन है।
ये फर्टिलाइजर कंट्रोल की दिशा में काम करता है। तो ये सब के सब क्या है, सेंट्रल फंडेड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस होते हैं।